नमस्कार। किसान आंदोलन का आज 56वां दिन है। आज एक बार फिर से किसान संगठन और सरकार के बीच बैठक चल रही है। विज्ञान भवन में 10वें दौर की बैठक दोपहर 2 बजे तक शुरू हुई और अब तक चल रही है और जैसे ही समाप्त होती है हम अपने सहयोगियों के पास जाएंगे और उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन पहले आइए अब चलते मध्य प्रदेश। एक गंभीर सवाल है, क्या कोरोना महामारी का फायदा भी उठाया गया? मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र कोरोना महामारी की वजह से स्थगित कर दिया गया था। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट कहती है कि इस स्थगन के बाद सम्मेलन, चुनावी सभाएं सब जारी रहे। कोरोना प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर सम्मेलन भी होते रहे। 28 दिसंबर से शुरू होने वाला मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र को सर्वदलीय बैठक में निरस्त करने का फैसला हुआ। कई अखबारों में खबर आई कि विधानसभा के 32 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी जब मामले की तह तक गए तो पता चला कि कोरोना संक्रमित के रूप में दिखाए गए ज्यादातर लोग विधानसभा के कर्मचारी नहीं थे और कई लोगों की RT-PCR जो रिपोर्ट थी अगले 2 दिन में नेगेटिव आई। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में उपचुनाव में धुआंधार प्रचार हुआ, राजनीतिक सभाएं हुई, जमकर प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। लेकिन इसी कोरोना काल में मध्य प्रदेश की विधानसभा में कामकाज ना के बराबर हुआ। 50 साल के मुन्ने शेख उन 34 लोगों में से एक है जिनका 24 दिसंबर को रैपिड एंटीजन टेस्ट विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले पॉजिटिव आया। शेख CPA के कर्मचारी हैं। शेख ने 26 दिसंबर को दोबारा RT-PCR टेस्ट कराया। 28 दिसंबर को उन्हें मैसेज मिल गया कि वो कोरोना संक्रमित नहीं है। सर, गुरुवार का दिन था, 24 तारीख थी। 24 दिसंबर जी। तो हम लोगों के सबकी टीम आई थी, तो हमारी जांच हुई थी। तो पहले नाक की जांच की थी उन्होंने, तो रैपिड एंटीजन की टेस्ट। हाँ जी। तो उससे मैसेज से आ गया कि आप? नहीं, मैसेज नहीं आया था हमारे पास में। आया होगा? कॉल आया था मैडम का सुबह शुक्रवार के दिन। तो हम ड्यूटी आ गए थे, तो मैडम पूछ रही थी कि आप कहाँ हैं। हमने कहा मैडम हम ड्यूटी पर हैं। तो कहला आपकी रिपोर्टिंग आई है कोरोना वाली, आपको कोरोना है। तो हम सर सुन के हमें बड़ा वो हुआ। हमने कहा ठीक है। फिर कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था, शमलाइस थाने से भी आया था। और उसके अगले दिन फिर आप अगले दिन नहीं, शनिवार के दिन, शनिवार को आप RT-PCR टेस्ट के लिए? हाँ, फिर साहब लोगों ने फ़ोन किया था कि आप आइए यहाँ। और वो टेस्ट कहाँ कराया आपने RT-PCR? वो भी यहीं रेस्ट हाउस में कराया। रेस्ट हाउस में जी। और सोमवार को उसकी SMS आ गया कि आप नेगेटिव हाँ, हैं? सोमवार की शाम के टाइम आया, 4 साढ़े 4 बजे। 54 साल के कालीचरण भी CPA में सफाई कर्मचारी हैं। वो विधानसभा जाते भी नहीं। 24 दिसंबर को रैपिड एंटीजन में वो पॉजिटिव निकले। 26 दिसंबर को लिए गए नमूने के परीक्षण में नेगेटिव। उन्होंने बताया था, कोई रिपोर्ट नहीं दी कि आपको मतलब पॉजिटिव आ गए हैं, आप घर में रहें, क्वारंटाइन। कोई दवाई वगैरह दी थी उन लोगों ने? जिस समय मतलब जब ये रिपोर्ट दी थी उसी समय वो एक मोबाइल में उन्होंने दिया था। हाँ। तो बच्चे के मोबाइल में उन्होंने मतलब वो फ़ोटो भेज दिया था उस पर। तो उससे दवाई ले ली। वो दवाई क्या ले ली, हमने खुद ही मतलब खरीद ली। हमने चलो ठीक है, जो बता रहे हैं तो अच्छी बात है भैया, अपनी सेफ्टी के लिए। तो ले करके रख ली, वो तो रखी हुई है घर पे आज तक भी। तो आपका भी मतलब आपका भी है कि आपका भी पॉजिटिव हुआ ही नहीं? सर अब मुझे तो नहीं लग रहा सर, ऐसा कुछ नहीं। 27 दिसंबर को सर्वसम्मति से स्पीकर ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसमें स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रेजेंटेशन दिया। बताया कि कोरोना की भयावहता में सत्र क्यों नहीं बुलाना चाहिए। विधानसभा में हुई इस बैठक के मिनट्स की एक्सक्लूसिव कॉपी NDTV इंडिया के पास है, जिसमें दावा किया गया था कि MLA रेस्ट हाउस में 281 में से 67 लोग कोरोना संक्रमित हैं। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और कांग्रेस में जमकर तकरार भी हुई। पूर्व संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह ने अपना ऐतराज भी दर्ज कराया, लेकिन बाद में कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं के सुर ढीले पड़ गए। कुछ कर्मचारियों को ये बता के कि वो पॉजिटिव हैं, उनका कोरोना टेस्ट हुआ, जो कि वहाँ के नहीं थे प्रेमाइसेस के, ये CPA में काम करने वाले मजदूर थे। और ये इसको मैं कहूँगा स्कैम, केवल विधानसभा न चला के विधायकों के प्रश्नों के जवाब, जनता के प्रश्नों के जवाब, और जो आज ये महामारी फैली है इसके संबंध में जवाब, और जो स्थिति आज है पूरे मध्य प्रदेश की इस कोरोना काल के बाद, इसमें बहुत सी चीज़ें उभज रही हैं, उनके जवाब विधायकों को चाहिए थे, वो न देना पड़े। इसलिए ये आप लोग भी सर्वदलीय बैठक में क्यों मान गए? सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से आंकड़े प्रस्तुत किए कि ये भयावह स्थिति है और इस भयावह स्थिति में कोरोना फैल सकता है, ये तथ्य दिए गए। बहुत से विधायकों को बताया गया कि वो पॉजिटिव हैं,
मंत्री हैं पॉजिटिव, तो ये बताकर गुमराह किया गया और सर्वदलीय बैठक गुमराह की शिकायत हुई। तो बहुत सारी कमेटियां तो बनी नहीं है, क्या आप लोग प्रिविलेज वगैरह में इसको उठाने की निश्चित सोच रहे हैं? तौर पर प्रिविलेज कमेटी अभी बनाई नहीं है, लेकिन प्रिविलेज कमेटी में मामला आएगा। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये कहते हुए मामले को टाल दिया कि केवल विधानसभा अध्यक्ष या अधिकारी इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। ये और बात है कि विधानसभा अध्यक्ष ने हमें मिलने का वक्त नहीं दिया। ये जानकारी आपको विधानसभा के प्रमुख सचिव या माननीय विधानसभा अध्यक्ष देंगे। ऐसा नहीं है कि बुनियाद उसकी रखी गई थी जैसा आप कह रहे हैं। जानकारी से बेहद गंभीर मामला मानते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है और संसदीय मामलों में इसे विधानसभा के अवमानना कहते हैं। ये सभा के सदस्यों को विधानसभा में आने से रोकने का जो उनका विशेषाधिकार है उसको रोकने का प्रयास है, और अगर ये सिद्ध होता है तो उसमें जेल तक का प्रावधान है। इस सत्र में संसदीय परंपराओं को ताक पर रखने का एक और नमूना दिखा जब आयुक्त स्वास्थ्य सेवा ने विधानसभा सचिवालय को खत लिखा। इसमें वो विधानसभा को निर्देश देते नजर आए। 17वें नंबर पर वो लिखते हैं, लंबी बैठकों से बचने का सुझाव है, कम समय का सत्र रखना उपयुक्त होगा। 19वें नंबर पर वो लिखते हैं, विधानसभा के दैनिक क्रियाकलापों में केवल अत्यावश्यक कार्य करने की सलाह दी जाए। जानकार कहते हैं कि सरकारी अधिकारी की विधानसभा को लिखी ऐसी भाषा में चिट्ठी अभूतपूर्व है। कोई भी अधिकारी जब पत्राचार विधानसभा से करता है तो प्रमुख सचिव विधानसभा के माध्यम से अध्यक्ष से पत्राचार करता है। अध्यक्ष को कोई अधिकारी ये निर्देश नहीं दे सकता कि कम समय की बैठक करिए या ये काम करिए या ये काम ना करिए। ये सीधा सीधा विधानसभा के कार्यों में हस्तक्षेप है, जो किसी अधिकारी को, यानी यहाँ तक कि मैं अगर कहूँ, अगर आप इसको स्पेसिफिक कहूँ मैं, तो महामहिम राज्यपाल भी विशेष अवसरों को छोड़ के कभी भी निर्देश विधानसभा को नहीं देते। महामारी को जिम्मेदार बताकर इस बार न तो सदन में बैठकें हुई और न विधायकों को उनके सवालों के जवाब मिले। विधायकों के अभी तक 3000 से ज़्यादा सवाल लटके हुए हैं। मौजूदा 15वीं विधानसभा में 16 मार्च 2020 को 17 बैठक प्रस्तावित थी, 2 बैठक हुई। 24 मार्च 2020 को 3 बैठक प्रस्तावित थी, 1 बैठक हुई, वो भी 1 घंटे 26 मिनट तक। 21 सितंबर को 3 बैठक प्रस्तावित थी, 1 बैठक हुई, वो भी सिर्फ 9 मिनट तक। मजे की बात यह है कि कोरोना के नाम पर 28 दिसंबर को सदन नहीं चला, लेकिन महज 3 दिन बाद 31 दिसंबर को सरकार ने कोरोना की कमी के नाम पर सिर्फ 1 को छोड़कर प्रदेश के सारे कोविड केयर सेंटर बंद कर दिए। ये मामला भी अपने आप में अनूठा है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर आम तौर पर नए सदस्यों को शपथ दिलवाने के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन यहाँ प्रोटेम स्पीकर लगभग 1 साल से पूर्णकालिक अध्यक्ष जैसी ही सक्रियता दिखा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष गुटबाजी की वजह से नाम तय नहीं कर पा रहा है। वैसे ये सक्रियता सदन के बाहर कामकाज में ज़्यादा दिखती है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो सदन को चलाने में कम। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी इस समय मौजूद हैं। अनुराग, गंभीर सवाल खड़े करती है आपकी जो रिपोर्ट आपने दिखाई है। कारण इसके पीछे क्या आपको गहराई से समझ आया? क्यों इस तरह से कदम उठाए गए? देखिए, कुछ तो सियासी कारण है निधि, और कुछ तो संसदीय परंपराओं का गंभीर अवमूल्यन या कहें उसको नजरअंदाज करना। क्योंकि मध्य प्रदेश, संभवतः मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी भी बात के नाम पर अगर बजट भी, जैसा विपक्ष का आरोप है कि अध्यादेश के जरिए ही पास करवाया गया, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में सदन नहीं चलाने। क्योंकि हम सब लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें कितनी भारी भीड़ थी। यहां तक कि हाईकोर्ट ने कह के रखा कि भाई पब्लिक हेल्थ ज्यादा बड़ी चीज है आपके राइट टू कैंपेन से। उसके बावजूद दनादन रैलियां चलती रहीं, नजरअंदाज होते रहे, कहीं मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। लेकिन तमाम प्रोटोकॉल के बाद जब सदन चलाने की बात आई तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष ने भी, वहां पर गोविंद सिंह जो पूर्व संसदीय मंत्री, उन्होंने जरूर गंभीर ऐतराज उठाया। उन्होंने वहां पर जो ACS हेल्थ थे उनकी प्रेजेंटेशन पर भी ऐतराज उठाया कि सदन चलाना तो लोगों का काम है। और आपने सुना होगा कि पूर्व विधानसभा के जो PS हैं वो क्या बता रहे थे कि भाई ये तो बहुत गंभीर मामला है कि अगर आप जो अधिकार है विधायकों का सदन की जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा लेने का, अगर आप उससे रोकते हैं तो गंभीर मामला है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष का एक आरोप है उसमें भी एक बड़ी बात लगती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में गुटबाजी ऐसी है कि वो जो अपने स्पीकर हैं, चाहे प्रोटेम स्पीकर को ही बनाना हो, वो तय नहीं कर पा रहे। क्योंकि कई बार विंध्य से, कई बार दूसरे महाकौशल से नाम उठाए कि आप इनको अध्यक्ष बनाइए, पर वो भी चीज हो नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो ये लगती है। दूसरी बात ये लगती है कि कोरोना काल में जो लगातार गंभीर मसले उठे हैं, चाहे स्वास्थ्य के हों, चाहे लोगों के रोजगार के हों,
क्या अब ऐसा है कि सत्ता पक्ष इन सवालों का सामना नहीं करना चाहती? क्योंकि लगातार अगर विधानसभा के सत्र आप कम करते जाएंगे, और कम क्या अब तो ना के बराबर होने लगे, और जितने तमाम चीजें हैं वो विधानसभा को बाईपास करके अध्यादेश के जरिए होने लगेंगी, तो इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं तो गंभीर सवाल उठने लाजमी है। और ये इतनी बड़ी खबर है कि आप अगर एक विधानसभा ऐसा कर रही है और उस पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है, अगर कोरोना के नाम पर किया जा रहा है, तो क्या वजह थी कि 28 तारीख को आप सदन नहीं चला पाए? 3 दिन बाद 31 तारीख को ये ऑर्डर निकला हुआ है जिसमें तमाम कोविड केयर सेंटर्स प्रदेश के आपने एक को छोड़कर बंद कर दिए। 3 दिन पहले कोरोना इतना ज्यादा था कि आप विधानसभा चला नहीं पा रहे थे, जबकि यह भी विकल्प था कि कई सदस्य उसमें ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, उसके बावजूद आप नहीं चला पाए। ये जरूर विशेषाधिकार सदन का ही है या फिर जो सर्वदलीय बैठक में लोग जुटे थे, लेकिन अगर आप इन आंकड़ों के दम पर करना चाह रहे हैं और इन मिनट्स में ये बातें सार्वजनिक हो रही हैं कि कई सारी बातें ऐसी थी जो हुई ही नहीं, उसके आधार पर अगर सदन नहीं चल रहा है तो ये गंभीर सवाल है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। बिल्कुल अनुराग, और आपने रिपोर्ट दी इसके लिए धन्यवाद। और अपने आप में हम सबको टटोलना होगा अपने जहन को कि क्यों इस तरह से जो नियम हैं, कायदे हैं हमारी विधानसभा के लोकतंत्र के, उनकी अनदेखी हो रही है बहरहाल, और इसका असर क्या होगा। और अब कोरोना से ही जुड़ी खबर है। कोरोना एक बहुत बड़ी चुनौती है पूरे विश्व के सामने। हमारे देश में टीकाकरण का अभियान चल रहा है, लेकिन अब इसमें भी बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। सरकार को बहुत कोशिश करनी पड़ रही है कि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनसे बात कर टीका लगवाने के लिए वो आएँ और अपनी हिचक दूर करें, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग टीका लगवाने से बच भी रहे हैं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। बहुत सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं 80%, बट 20% ये है कि हाउ इट इज वर्क आफ्टर द कोविड वैक्सीन। अगर सरकार इस कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट को जस्ट उलट दे कि सरकार गारंटी देती है कि ये वैक्सीन सेफ हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। मैं अब यही समझ रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट हमें देना है कि मैं लगवाने को तैयार हूँ, लेकिन सरकार हमें ओरल एश्योरेंस देती है कि ये सेफ है। ही इज नॉट टेकिंग गारंटी कि यस आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो हो सकता है कि शायद इसलिए लोग हिचक रहे हों। दिल्ली सरकार के अस्पताल और वैक्सीनेशन सेंटर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में स्वास्थ्य कर्मियों के मन में वैक्सीन को लेकर ये सवाल हैं, जिनका समाधान करने के लिए काउंसलिंग सेशन आयोजित किया गया। सवालों के जवाब देने के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को ये समझाने की कोशिश की गई कि वैक्सीन सुरक्षित है, लगवा लें, क्योंकि आज आपको अधिकार के तौर पर सबसे पहले दी गई है, लेकिन बाद में शायद मिलना मुश्किल हो जाए। Today, government is saying this is the healthcare workers' right to get the vaccine. After a month, I'm saying it is going to be so successful that we will not be able to get vaccine because other people will be there in line, and your turn is now, and after that, you will be facing difficulties getting the vaccination now. काउंसलिंग के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को ये जानकारी भी दी गई कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों का कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो किसी भी दिन टीका लगवाने आ सकते हैं। अभी तक ये था कि वो ऐप के द्वारा मैसेज देकर उनको अवगत कराया जाता था कि आज आपका दिन है और ये इस वक्त आपको आना है वैक्सीन लगाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे 2-3 दिन में समझ आया कि वैक्सीनेशन के लिए लोग कम आ रहे हैं आगे, तो ये इसको अमेंड किया गया और जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो किसी भी दिन आके वैक्सीन अब लगवा सकते हैं। संवाद से समाधान होता दिखा, स्वास्थ्य कर्मियों की शंका दूर होती दिखी। मन में जो डर था वैक्सीन के प्रति वो कुछ कम हुआ है? हाँ जी, डर तो बिल्कुल नहीं है, बस थोड़े डाउट थे जो सर ने क्लियर कर दिया और अच्छे से मॉडिफाई कर दिया, तो उसके बाद ये है कि अब कोई टेंशन नहीं है लगवाने से पहले। अब आपने मन बना लिया वैक्सीन लगवाएंगे? जी बिल्कुल लगवाएंगे। थोड़ा सा था कि उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या होता है इसके रिगार्डिंग, लेकिन अब अभी अब क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया। दिल्ली में मंगलवार तक हुए टीकाकरण में अभी तक 49% स्वास्थ्य कर्मियों ने ही टीके लगवाए हैं और बाकी देश में कहीं भी लक्ष्य प्राप्त होते नहीं दिखता। सरकार की चिंता ये तो है ही कि अगर स्वास्थ्यकर्मी ही वैक्सीन के प्रति हिचक दिखाएंगे तो बाकी आम लोगों में क्या संदेश जाएगा। साथ में बात ये भी है कि वैक्सीनेशन का काम जितना धीमा चलेगा उतना ही लंबे समय तक चलता रहेगा और उतना ही ज़्यादा समय हमें लगेगा कोरोना के ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ने में। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।
और कोरोना से जुड़ी एक और स्टडी आई है जो बता रही है कि जो ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग हैं उनमें जो संक्रमण है कोरोना का कम हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के बाद चल रही है सरकार के साथ किसानों की, उस पर भी जानकारी देंगे। तो आइए सीधे चलते विज्ञान भवन। यहाँ पर आज 10वें दौर की बातचीत चल रही है किसानों और सरकार के बीच। दोनों पक्ष अपनी बात पर जमे हुए हैं। एक तरफ केंद्र ने कहा है कि दोनों पक्ष जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अलग विचारधारा के लोगों की संलिप्तता की वजह से इसमें देरी हो रही है। तो किसान जो हैं तीनों कानूनों को रद्द करने, एमएसपी को कानूनी जमा पहनाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इस बैठक में किसान एनआईए से मिले नोटिसों की बात उठाएंगे। उनका कहना है कि जो लोग लंगर लगा रहे हैं, मेडिकल इलाज करा रहे हैं, उन संगठनों को नोटिस क्यों दिया गया है। तो आइए सीधे चलते अपने सहयोगी हिमांशु शेखर के पास, विज्ञान भवन में मौजूद हैं। हिमांशु, आज 10वें दौर की बातचीत है, कितनी उम्मीद लगाई जानी चाहिए और जिस तरह से एनआईए के नोटिस भी गए वो कितनी खटास पैदा करा होगा उसने इस बैठक में? देखिए, निश्चित तौर पर किसान संगठन के जो नेता यहाँ पर हैं उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जताई है बैठक में कृषि मंत्री के सामने, और उसके बाद कृषि मंत्री ने उन्हें यह भरोसा भी दिलाया है कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद किसान संगठन के नेता नाराज़ है। लेकिन इस बीच एक खबर भी आ रही है विज्ञान भवन से कि भारत सरकार की तरफ से एक बार फिर एक प्रस्ताव रखा गया है समिति के गठन का। सरकार के जो प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हैं उन्होंने किसान संगठनों से कहा है कि सरकार इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है कि एक विशेष समिति का गठन किया जाए, और ये समिति क्लॉज बाय क्लॉज जो तीनों नए कानून हैं जिनके प्रावधानों पर किसान संगठनों की नाराज़गी है, किसानों को डर और आशंकाएं हैं, उन पर क्लॉज बाय क्लॉज विस्तार से चर्चा हो, और लंबे समय तक अगर समिति अपना काम करती है और आम सहमति बनाने में अगर लंबा वक्त भी लगता है तो तब तक कानून के इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रक्रिया है उसको रोका जाए। ये एक प्रस्ताव किसान संगठनों के सामने रखा गया है, जिसे पहली बार तो किसान संगठन के नेताओं ने कहा कि आपने पहले भी इस तरह का प्रस्ताव हमारे सामने रखा है, ये हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन सरकार ने उन्हें फिर से गुजारिश की है कि सरकार जो है वो लंबे समय तक तीनों नए कानून के कार्यान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि किसान संगठन के नेता एक समिति के गठन पर सकारात्मक तरीके से विचार करें और समिति का गठन किया जाए। अभी एक और टी ब्रेक हुआ है, दूसरा टी ब्रेक है निधि। अभी तो मेरे पीछे जो विज्ञान भवन है इसमें अब भी टी ब्रेक चल रहा है, और इसमें किसान संगठन के जो नेता हैं वो आपस में इस समिति बनाने के प्रस्ताव पर फिलहाल आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। उसके बाद जब टी ब्रेक के बाद वो दोबारा मीटिंग हॉल में जाएंगे तो तस्वीर साफ होगी कि सरकार की तरफ से जो समिति के गठन का जो ये प्रस्ताव किसान संगठनों के सामने रखा गया है, जिसमें ये बात भी सरकार की तरफ से कही गई है कि अगर समिति को लंबा वक्त लगता भी है तीनों नए कानून के जिन प्रावधानों पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा के दौरान सहमति बनाने को लेकर, तो सरकार तब तक कानून के कार्यान्वयन को, इम्प्लीमेंटेशन को रोकने के लिए भी विचार कर सकती है। ये एक नया प्रस्ताव आज सरकार की तरफ से किसान संगठनों के सामने रखा गया है। जो दूसरे टी ब्रेक में किसान संगठन के नेता, हमें सूत्रों ने बताया है कि इस पर सलाह मशवरा कर रहे हैं, और उसके बाद जब वो दोबारा विज्ञान भवन के मेन हॉल में जाएंगे बातचीत के लिए तो तस्वीर साफ होगी कि सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान संगठनों का क्या रुख है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि इसके पहले जो भी विशेष समिति के गठन का प्रस्ताव जब भी सरकार की तरफ से रखा गया है, किसान संगठन के नेताओं ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन आज एक नई बात, जैसा मैंने पहले भी कहा, सरकार की तरफ से कही गई है कि कार्यान्वयन को, नए कानूनों के कार्यान्वयन को स्थगित करने पर सरकार विचार कर सकती है अगर समिति को लंबा वक्त लगता है इस नए कानून के प्रारूप पर आम सहमति बनाने के लिए। निधि। हिमांशु, आप जो बैठक है इस पर नज़र बनाए रखें, और जिस तरह से हिमांशु हमें जानकारी दे रहे हैं कि दूसरा टी ब्रेक चल रहा है और इससे पहले एक तरह से एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से आ गया कि हम एक कमेटी बना देंगे, हम तब तक जब तक अगर आप इसमें शामिल होने के लिए तैयार
सरकार राजी हो जाएंगे तब तक हम इन कानूनों पर को स्थगित भी कर सकते हैं। बहरहाल अभी तक कुछ साफ नहीं है, इंतज़ार करना होगा जब ये बैठक समाप्त होगी। लेकिन आंदोलन से ही जुड़ी हुई आपको और जानकारी दे दें, सरकार किसानों के बीच इस दौर की बातचीत तो चल ही रही है। इससे पहले आज सिंघू बॉर्डर पर काफ़ी हलचल रही। आज भी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी घटनास्थल और उसके आसपास मौजूद रहे। ये सुबह की तस्वीरें हैं और अब इसी ये आंदोलन है, ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है। तो केंद्र सरकार द्वारा 26 तारीख को जो किसान ट्रैक्टर रैली है उस पर दखल देने से आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस का ये अधिकार क्षेत्र है और हम इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे ने केंद्र को अपनी अर्जी वापस लेने के लिए कहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चल सकते हैं अपने सहयोगी मुकेश सेंगर के पास। मुकेश, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इस पर दखल देने से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। क्या इसे एक झटका माना जाए सरकार के लिए या पुलिस के लिए? कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सरकार चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे और उसके बाद जो किसान है उनको रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि ये काम दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली में किसको आना है किसको नहीं आना है ये परमिशन दिल्ली पुलिस दे सकती है और वो चाहे तो नहीं दे सकती है। कुल मिलाकर आज दिल्ली पुलिस के लिए और केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी शायद इस बात को समझ रहा था कि अगर वो कोई ऐसा आदेश पारित करता है और इसके बाद किसान जो है दिल्ली आने की कोशिश करते हैं और अगर कोई हिंसा होती है तो सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की मानी जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट शायद इस वजह से हट गया है। तो अब कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो किसानों से बात कर रहे हैं। कल भी मीटिंग हुई थी, आज सुबह भी किसान नेताओं से मीटिंग हुई और जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि 5 लाख किसान पूरे देश से दिल्ली में आने वाले हैं और जो ट्रैक्टर परेड है वो आउटर रिंग रोड पर होगी और जिसमें 1 लाख ट्रैक्टर होंगे। तो इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस काफी परेशान है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली के अंदर लोग आ गए तो निश्चित तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है वो हो सकती है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने किसानों से कहा है कि वो दिल्ली के बाहर कहीं भी अपनी ट्रैक्टर परेड निकाल लें, लेकिन दिल्ली के अंदर ना आए। हालांकि किसान इसको लेकर तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी दिल्ली पुलिस किसानों से बातचीत कर रही है कि आखिर कितने लोग आने वाले हैं, उनका जो पूरा रूट मैप है ट्रैक्टर रैली का वो क्या होगा, कितने ट्रैक्टर होंगे, ये सारी जानकारी पुलिस ले रही है। लेकिन अब तक ना तो किसानों ने कोई लिखित परमिशन मांगी है और ना ही दिल्ली पुलिस ने कोई लिखित परमिशन दी है। तो कुल मिलाकर अभी 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड कहां पर होगी इसको लेकर कुछ साफ नहीं है, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हैं कि वो दिल्ली में ही ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मुकेश ने। जिस तरह से कहा कि आज भी बैठक हुई है और अब ये देखना होगा कि किसान और पुलिस वालों के बीच विचार विमर्श में क्या निकल कर आता है 26 तारीख की रैली को लेकर। और अब राजनीति की बात करते हैं। कोलकाता चलते हैं, यहाँ पर विधानसभा चुनाव जल्द होने जा रहे हैं। कोलकाता में जब कल तृणमूल कांग्रेस की पदयात्रा रैली निकल रही थी, उसी दौरान वो नारा सुनाई दिया जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। गोली मारो जैसे हिंसक नारे से पार्टी असमंजस में है और नेता निंदा कर रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जब बीजेपी की रैली में नारा लगा था तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मोनदीपा बनर्जी की रिपोर्ट। पुराने नारे देश का गद्दार बदलकर बंगाल का गद्दार कर दिया गया, लेकिन मंगलवार को तृणमूल समर्थकों की दक्षिण कोलकाता की पदयात्रा में लगा ये नारा भी उसी नारे जितना भद्दा था जो बीजेपी वाले लगा चुके हैं। इससे तृणमूल के नेता भी बगले झांकने लगे। This type of slogan is unwanted, unwarranted and uncalled for so far the Trinamool Congress is concerned, and instructions has already been issued by the party alerting and alarming each and every party worker not to repeat this slogan. And this type of slogan, our party does not approve such slogan, such culture. This is the culture of BJP. पिछले साल जनवरी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शाहीन बाग में CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यही नारे लगवाए थे। फिर 2 मार्च को कोलकाता में बीजेपी समर्थकों ने अमित शाह की रैली में जाते हुए ये नारा लगाया था।
कम से कम 4 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। क्या तृणमूल समर्थकों को भी वही सजा मिलेगी? तृणमूल का कहना है कि ये सवाल ही काल्पनिक है। So provocative, so attacking, so uncivilized, and the entire ruling party and the administration is keeping mum. They're allowing it. সাংস্কৃতিক দৃষ্টির মুখে বলে সকলকার যারা করছেন, আমি ঈশ্বরের থেকে প্রার্থনা করি তাদের শুভবুদ্ধি হোক এবং তারা এই ধরনের যে প্ররোচনামূলক কথা বলছে তার থেকে সরে যাবে। मंगलवार की तृणमूल की पदयात्रा एक दिन पहले निकले बीजेपी के रोड शो का जवाब थी। तब दोनों समर्थकों के बीच हाथापाई हुई। तो मंगलवार को दोनों में जबानी जंग छिड़ी। ये संकेत है कि आने वाले चुनावों में शांति कायम रखना आसान नहीं होने वाला। कोलकाता में जीडी शंकर के साथ मौनीदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे जानेंगे, क्या ब्लड ग्रुप ओ वाले लोगों में कोरोना का संक्रमण कम पाया गया है। तो कोविड के आंकड़े जैसे घट रहे हैं, इस महामारी पर देश में कई अहम शोध भी सामने आ रहे हैं। किस ब्लड ग्रुप पर कोरोना का कम असर दिखा है, किस वर्ग और पेशे के लोगों पर कोरोना का कितना असर हुआ है। तो CSIR और IGIB की एक दिलचस्प स्टडी बताती है कि जो O पॉजिटिव लोग हैं उनमें शायद संक्रमण कम हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के फैलने के तरीके, प्रभाव और इसके असर पर दुनिया भर में शोध जारी है। भारत में भी दिलचस्प स्टडी सामने आई है। ये है भारत सरकार की द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR IGIB की स्टडी रिपोर्ट। CSIR ने अपने 40 लैब के 10,427 कर्मचारियों पर सीरो सर्वे किया, जिनमें से 1,058 यानी कि 10% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी मिली, यानी इनके बिना पता चले ये संक्रमित हुए और इनके अंदर एंटीबॉडी पाई गई। इनमें से 346 लोगों में 3 महीने तक एंटीबॉडी ज्यादा और स्थिर दिखी। वहीं 35 व्यक्तियों की 6 महीने में दोबारा नमूने लिए जाने पर एंटीबॉडी के स्तर में 3 महीने की तुलना में थोड़ी गिरावट दिखी। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि O ब्लड ग्रुप वाले लोग संक्रमण के प्रति कम संवेदनशील हो सकते हैं, जबकि B और AB रक्त समूह वाले लोग अधिक जोखिम में हो सकते हैं। पूरे देश में फैले हुए हमारे सेंटर्स में 10,000 से ज़्यादा लोगों के टेस्ट करके हमने पाया कि लगभग 10% लोगों में एंटीबॉडीज़ आ चुकी हैं। ये एक तरह से भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दिखाता है कि सितंबर में 10 करोड़, आज शायद 20 या 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडीज़ होंगी। और हमारे टेस्ट्स में हमने 3 महीने और 6 महीने पे देखा कि एंटीबॉडीज स्टेबल हैं। और अब आप जानते ही हैं कि सरकार वैक्सीनेशन बढ़ाती जा रही है, तो धीरे धीरे इतने लोग हमारे समाज में इकट्ठे हो जाएंगे जिनको कोरोना से इन्फेक्शन होना मुश्किल है। हमने देखा कि कुछ ब्लड ग्रुप जैसे कि A और O, ऐसे लोगों में हमने एंटीबॉडीज़ कम पाई। एंटीबॉडीज़ ना पाने का मतलब 2-3 हो सकते हैं। एक कि इन्फेक्शन नहीं हुआ, दूसरा इन्फेक्शन हुआ लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, और तीसरा कि एंटीबॉडीज़ बनी लेकिन चली गई। स्टडी में शाकाहारी होने के साथ साथ धूम्रपान करने वाले लोगों में संक्रमण कम दिखा, पर वैज्ञानिक इसके अलग कारण बताते हैं, जैसे धूम्रपान के कारण एंटीबॉडी जल्द खत्म हो जाना या एंटीबॉडी नहीं बन पाना, फ्रंट लाइन ड्यूटी वाले लोगों में ज्यादा प्रभाव जैसी बातें स्टडी में हाईलाइट हुई हैं। हमने देखा कि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जो लोग फ्रंट एंड ऑक्यूपेशन पे हैं, सिक्योरिटी में, उनमें एंटीबॉडी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। हमने ये भी पाया कि जो लोग शाकाहारी हैं या धूम्रपान कर रहे हैं उनमें एंटीबॉडीज़ कम मिली। इसका मतलब क्या है ये तो सिर्फ शोध ही बता पाएगा। धूम्रपान से कोविड रिकवरी में बाधाएं आई हैं। एक्सपर्ट्स ये याद दिलाते हुए सीरो सर्वे के इस बिंदु को तथ्यहीन बताते हैं। इसका निष्कर्ष करना कि स्मोकर्स में और वेजिटेरियंस में सीरो सर्वे के आधार पर कि इनमें इन्फेक्शन कम होता है,
शायद पूरी तरह से हमको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है। स्मोकिंग से लंग खराब होते हैं और खासकर कोविड-19 सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है प्रॉब्लम्स लंग्स में। तो जो पेशेंट जिनको स्मोकर होते हैं, और हमने खुद देखा है, हमारे कुछ कलीग्स भी जो स्मोकर थे जिनको कोविड हुआ, उनकी रिकवरी बहुत लेट हुई। इस तरह की रिसर्च विदेशों में पहले ही हो चुकी है, लेकिन भारत की स्टडी पर नई सिरे से चर्चा जारी है। ऐसे और भी कई शोध हो रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे, अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बन रही कमला हैरिस के पैतृक गांव में की जा रही है पूजा अर्चना। तो अमेरिका को आज नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मिल रहे हैं, नई सत्ता वहाँ पर संभाल रही है, लेकिन उसका असर यहाँ पर भी है। अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बन रही कमला हैरिस के तमिलनाडु में स्थित पैतृक गांव तुलासेंद्रापुरम में पूजा अर्चना की जा रही है। गांव के श्री धर्माशष्ट मंदिर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति की कामयाबी और अच्छे कार्यकाल के लिए प्रार्थनाएं आज की गई। और इसी के साथ फिलहाल आज देश की बात में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ 360। तब तक के लिए नमस्कार।